हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस लेक्चर सीरीज में जो कि हमारी वेक्टर कैलकुलस की लेक्चर सीरीज चल रही है। इसमें बेटा आज हम लेक्चर नंबर 5 पर आ गए हैं। हालांकि यहाँ लेक्चर 30 लिखा होता है, आपको पता ही है क्यों, है ना। ओवरऑल सीरीज का 30th लेक्चर है। देखा जाए तो पूरा सेमेस्टर बेटा हम लोग ने लगभग निपटा ही दिया, थोड़े सा ही टॉपिक्स बचे हैं। मतलब हमने लीनियर अलजेब्रा पूरा कर दिया, डिफरेंशियल कैलकुलस कर दिया था, इंटीग्रल कैलकुलस कर दिया था। अब बेटा वेक्टर कैलकुलस भी लगभग होने ही जा रहा है। बेटा वेक्टर कैलकुलस का लेक्चर नंबर 5 होगा। कल हमने पढ़ा था, मतलब लास्ट लेक्चर पे हमने पढ़ा था डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। बेटा आज पढ़ेंगे कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, कर्ल क्या होता है, और साथ में स्केलर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि कर्ल अगर जीरो आता है तो एक फंक्शन, एक स्केलर फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसे हम स्केलर पोटेंशियल कहते हैं। देखेंगे थोड़ी देर बाद। पहले बेटा कर्ल से चीजें स्टार्ट करते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द कर्ल? बेटा देखो, बेसिक बात तो मैं लिखा ही रहता हूँ समय बचाने के लिए। तो क्या करते हैं कर्ल, सबसे पहले बेटा अगर किसी बॉडी के अंदर एक्सपेंड या श्रिंक करने की टेंडेंसी है तो उसको हम डाइवर्जेंस से देखते हैं। बॉडी इन द सेंस मतलब वेक्टर का फ्लो बेटा ज्यादा हो गया या कम हो गया तो डाइवर्जेंस से देखते हैं। लेकिन अगर वेक्टर के अंदर रोटेशन की टेंडेंसी है तो बेटा रोटेशनल टेंडेंसी देखने के लिए जो हम पैरामीटर यूज करते हैं, मैथमेटिकल टूल जो यूज करते हैं, उसको हमने कर्ल से का नाम दिया हुआ है। मतलब कि किसी बॉडी की रोटेशनल टेंडेंसी जाननी है तो उसके अंदर बेटा हम कर्ल निकालने की कोशिश करेंगे, वहां से पता चल जाएगा कि रोटेशनल टेंडेंसी है या नहीं। सबसे पहले बेटा मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जांपल उसके बाद दूंगा। जैसे लास्ट लेक्चर पे मैंने पहले डाइवर्जेंस की मैथमेटिकल डेफिनेशन बताई थी, फिर उसका एप्लीकेशन समझाया था। बेटा वही चीज यहाँ पर भी करने जा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन से क्वेश्चन करना होता है, ना कि एप्लीकेशन से। तो एप्लीकेशन भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा होल्ड रखिए। कह रहे हैं लेट वेक्टर एफ बी एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन। जैसे डाइवर्जेंस में भी बेटा वेक्टर पॉइंट फंक्शन था, यहाँ भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। देन कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इज गिवन है। बेटा कर्ल कैसे दिया जाता है, देखो ये जो आपका डेल ऑपरेटर है और ये जो वेक्टर एफ का डाइवर्जेंस कर्ल देना है तो दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए। जब दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाते थे तो डाइवर्जेंस आता था, क्रॉस प्रोडक्ट में बेटा कर्ल आ जाता है। अच्छा कैसे होगा ये, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। दिस इज द कर्ल डेल ऑपरेटर। और क्रॉस वेक्टर एफ, आखिर ये आपस में मिलाएं कैसे, तो बेटा आई कैप क्रॉस डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप क्रॉस डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के कैप क्रॉस डेल एफ ओवर डेल जेड। ये है बेटा कर्ल निकालने का फॉर्मूला। अच्छा ये कैसी क्वांटिटी निकल के आती है, स्टिल इट इज इन द फॉर्म ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, सो इट विल कम आउट टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा जैसे कि डाइवर्जेंस कैसी क्वांटिटी आ रही थी सर, वो तो स्केलर क्वांटिटी थी, तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी आएगी। अच्छा ठीक है, बस ध्यान रखना है, जैसे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन का निकलता था तो वेक्टर फंक्शन आता था, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन का निकालना है तो स्केलर क्वांटिटी आनी है, डाई और कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन निकालना है तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से नहीं होता, क्वेश्चन करने के लिए इसको थोड़ा अलग तरीके से देखा जाता है। वैसे तो ओरिजिनल डेफिनेशन कर्ल की बेटा ये है। अब लिखते हैं इफ वेक्टर एफ इक्वल्स टू f1i प्लस f2j प्लस f3k, अगर ऐसे लिखा हो तो कर्ल निकालने का तरीका देखो, जब क्वेश्चन करना होगा तो आपको इस तरीके को फॉलो करना है। डेल क्रॉस एफ तो समझ रहे हैं, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। बेटा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, उसी को हम कह देते हैं कर्ल। फर्स्ट रो इज आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो इज बेटा कॉम्पोनेंट ऑफ डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर के कॉम्पोनेंट है डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड। और बेटा कॉम्पोनेंट ऑफ एफ वेक्टर इट इज f1 f2 एंड f3। बाय सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट यू विल फाइंड कर्ल ऑफ योर गिवन वेक्टर। वैसे ये आएगा कैसे, अगर देखा जाए तो आई कैप, बेटा यहाँ पे आई कैप में फर्स्ट रो के अबाउट अगर एक्सपेंशन कर दें, डेल f3 बाई डेल वाई माइनस डेल f2 बाई डेल जेड और माइनस जे कैप। अब आगे देखो माइनस जे कैप, बेटा जे कैप हाइड हुआ तो डेल f3 बाई डेल एक्स माइनस डेल f1 बाई
डेल जेड और बेटा प्लस के कैप। अब बेटा के कैप हाइड कर दो तो डेल F2 बाई डेल एक्स, डेल F2 बाई डेल एक्स माइनस डेल F1 बाई डेल वाई। देखो एक वेक्टर क्वांटिटी आती हुई दिखाई दे रही है, मतलब कि आपको सिंपल इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है और कर्ल निकल आएगा। ये तो हो गई मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कर्ल। बेटा अब ये बताओ, अगर कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज जीरो वेक्टर, बेटा यहाँ पे मैंने जीरो वेक्टर क्यों मेंशन करा है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो यहाँ पे स्केलर जीरो ना लिख करके वेक्टर जीरो लिखना है, मतलब जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। अब कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इज जीरो वेक्टर, देन वेक्टर एफ इज कॉल्ड, बेटा इस सिचुएशन में वेक्टर को कहते हैं इररोटेशनल, मतलब कि उस वेक्टर के अंदर रोटेशन की टेंडेंसी नहीं है। वेक्टर एफ इज कॉल्ड इररोटेशनल। इररोटेशनल मतलब इट विल नॉट हैव द रोटेशनल टेंडेंसी। अच्छा सर, ये रोटेशनल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? बेटा अर्थ है, अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही होती है, तो अर्थ के अंदर बेटा रोटेशनल टेंडेंसी है। इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? हाँ कैसे पता चलेगा? तो कर्ल निकाल के पता चलेंगे। और बेटा अर्थ जो है सन के अबाउट रिवोल्यूशन कर रही है, तो रिवोल्यूशन एक अलग कॉन्सेप्ट है, रोटेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो जो रोटेशनल टेंडेंसी वाली फीलिंग है वो बेटा हम कर्ल से क्रॉस चेक कर ले जाते हैं। जैसे अर्थ में बेटा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेक्टर्स और इलेक्ट्रिक वेक्टर्स होते हैं ना, खासतौर पर मैग्नेटिक वेक्टर्स होते हैं, पोल होते हैं अर्थ में, तो उसमें भी तो कुछ रोटेशन वेक्टर क्वांटिटी दिख रही है, तो वहाँ रोटेशनल टेंडेंसी वहाँ से पता चल जाएगी अर्थ की। एक अलग अलग तरीकों से निकालते हैं तब, तो उसे कहते हैं रोटेशनल टेंडेंसी चेक करने का तरीका। अगर अर्थ कभी बिल्कुल स्टिल हो जाए, मतलब रोटेट ही ना करे, तो बेटा खैर सब कुछ ही खराब हो जाएगा। लेकिन यह है कि तब उसमें कर्ल जीरो आएगा। उस सिचुएशन में कयामत के दिन ऐसे होगा, वैसे तो ऐसा होना नहीं है। खैर अब ऐसे ही बेटा और क्या कहते हैं इसे, एक और बात है बेटा, कंजर्वेटिव भी बोलते हैं। जिस वेक्टर में कर्ल जीरो आ जाए तो उसे हम कंजर्वेटिव कहते हैं, एंड द फील्ड इज नोन एज कंजर्वेटिव फील्ड। सर ये कंजर्वेटिव क्या होता है? बेटा वहां पे मूवमेंट जो है ना पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता है। जैसे वर्क डन निकालना है कंजर्वेटिव फील्ड में तो वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। वर्क डन इन अ कंजर्वेटिव फील्ड विल बी पाथ इंडिपेंडेंट। तो खैर कंजर्वेटिव का सिंपल भाषा में बात करें तो पाथ इंडिपेंडेंसी होती है वहां, और इररोटेशनल मतलब रोटेशनल टेंडेंसी नहीं है। चलो तो ये आपने एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। बेटा कर्ल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, बिल्कुल ठीक है। दो तीन रिजल्ट आपने बड़े काम के सुने होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर इक्वल्स टू 3, और बेटा आज देख रहे हैं कर्ल ऑफ वेक्टर आर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। क्यों बेटा ये जो जीरो वेक्टर क्यों है आप ये बताओ? ये जो थ्री डायमेंशनल रेडियल वेक्टर है, ये थ्री डायमेंशनल रेडियल वेक्टर, यहाँ पे देखो एप्लीकेशन, ये मान लो एक्स वाई और जेड एक्सिस है, ये तीनों फिंगर्स मेरी एक्स वाई जेड एक्सिस है। अब ये बेटा इस तरह से ये वेक्टर है, वेक्टर आर, ये जो ब्लैक वाला पॉइंटर है ये वेक्टर आर है। अब क्या इसके अंदर रोटेशन की टेंडेंसी है? नहीं सर, इसमें कोई रोटेशन की टेंडेंसी नहीं है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओपी वेक्टर है ये। तो बेटा जब नहीं है तो इसका मतलब इसका कर्ल कैसा आएगा? जीरो आएगा। तो देखो जीरो आ भी रहा है, कर्ल ऑफ वेक्टर आर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। अभी हालांकि हम इसे प्रूफ कर ले जाएंगे थोड़ी देर बाद, इसको निकाल के भी देखेंगे जैसे डाइवर्जेंस निकाल के देखा था। तो आई होप इतना बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा सर ठीक है, आगे देखते हैं। अर्थ वाला एग्जांपल बेटा सबसे अच्छा एग्जांपल है इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि अर्थ में रोटेशनल टेंडेंसी होती है। चलो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। डाइवर्जेंस आप निकाल चुके हैं, कर्ल आपको निकालना है, तो एक क्वेश्चन की तरह देखते हैं। तो चलो यहाँ पे लगे हाथ डाइवर्जेंस भी निकाल ले जाएंगे। लास्ट लेक्चर पर निकाला था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसे कहते हैं थ्री डायमेंशनल रेडियल वेक्टर। बेटा देन एक एक करके दोनों चीजें देखते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर हमने बताया था डेल डॉट वेक्टर एफ करना है, लेकिन बेटा वेक्टर एफ की जगह यहाँ पे वेक्टर आर हो जाएगा। तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, डेल ओवर डेल वाई ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, डेल ओवर डेल जेड ऑफ थर्ड कंपोनेंट। जब भी बेटा ये आता है तो दोनों आते हैं, डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों निकालने के लिए आते हैं। तो इसीलिए बेटा ये तो 3 आप जानते हो कि 3 आ जाएगा। 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू 3। मेन टारगेट है कर्ल निकालना, कर्ल ऑफ वेक्टर आर। क्या करोगे? डेल ऑपरेटर के साथ बेटा आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। इसके लिए आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। फर्स्ट रो इज आई कैप, जे कैप, के कैप, एंड द यहाँ पर बेटा आर वेक्टर के कंपोनेंट आ जाएंगे एक्स वाई जेड। जैसे बताया था आपको कर्ल निकालने का तरीका, अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके देखते हैं। तो बेटा आई कैप के साथ
क्या यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा 0 और यहाँ डिफरेंशिएशन 0 होगा। माइनस जे कैप, बेटा यहाँ पे देखो x का z के मतलब z का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 और इधर भी 0, तो ये भी 0 माइनस 0 आ गया। प्लस के कैप, ये भी बेटा 0 माइनस 0 आ जाएगा, मतलब कि 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, जिसे 0 वेक्टर कहते हैं। तो आगे से याद रखिएगा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर इक्वल्स टू 3 एंड कर्ल ऑफ वेक्टर आर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। चलो ये तो हल्की चीज थी। अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब एक प्रॉपर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। हम कह रहे हैं ना एग्जाम में जब आता है तो डाइवर्जेंस भी आता है, सीधे सीधे कर्ल भी निकालने को आता है। तो मैंने इस क्वेश्चन में दोनों पूछ लिए। बेटा ये डाइवर्जेंस वाली बात मैं लास्ट लेक्चर पे आपको सिखा चुका हूँ, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ वेक्टर वी। तो बेटा दोनों चीजें रिवाइज हो जाएंगी, कर्ल तो मुझे निकालना ही है और डाइवर्जेंस आप निकाल चुके हो। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर वी इक्वल्स टू डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट कैसे करता हूँ सर, डेल ओवर डेल एक्स फर्स्ट कंपोनेंट, डेल ओवर डेल वाई सेकंड कंपोनेंट, डेल ओवर डेल जेड थर्ड कंपोनेंट। हमने कहा था ना डाइवर्जेंस निकालना सबसे इजी काम है। हाँ सर लग तो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है 2xy और ये है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। बेटा इसको आप सॉल्व करके देख लेना, यहाँ पे आ जाएगा 2xy स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 0। दिस इज द आंसर। हमें मेनली ये आंसर जानना ही नहीं था, हमें तो कर्ल v जानना है। मैं यहाँ कंपैरिजन करने के लिए लिख रहा हूँ, वरना आप सोच रहे होंगे ये डाइवर्जेंस क्यों निकाल के दिखा रहे हैं। क्यों बेटा, जिससे दिखे बच्चों को ना कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ डॉट लगा देते हैं, वहाँ क्रॉस लगा देते हैं, वहाँ डॉट है यहाँ क्रॉस है। और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है सर, इस तरह से आपको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। तो लाइए डिटर्मिनेंट पहले में आई कैप जे कैप के कैप, और बेटा इधर से क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सेकेंड कंपोनेंट इज 2xy एंड थर्ड कंपोनेंट इज एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। हाँ जी, अब क्या करें सर, इसको सॉल्व करें। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स, रुको 2y माइनस एक्स और माइनस 0, यहाँ कुछ नहीं हुआ, माइनस जे। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं सेकंड रो और सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड करके। यहाँ पर x देखेंगे तो यहाँ खाली माइनस वाई बचेगा और यहाँ z के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है, और प्लस के कैप। अब के कैप में हाइड करो, यहाँ से बेटा 2y बचेगा, 2y और माइनस, और इधर से y के रिस्पेक्ट में बेटा ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई। अब क्या करें सर, कुल मिला के ये आ गया 2y माइनस एक्स टाइम्स आई कैप प्लस y टाइम्स जे कैप और प्लस क्या लिख देंगे 2y माइनस 2x स्क्वायर वाई टाइम्स के कैप। ये निकल के आ गया, क्या यही चीज है 2y माइनस एक्स वाई, और बेटा यहाँ से 2y कॉमन आएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको दिखाई देगा। जो चाहिए था वो निकल आया। तो कर्ल निकालने का सिंपल एक तरीका पता चल गया आपको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स के कैप। देखो कैसी क्वांटिटी आ रही है सर, ये वेक्टर क्वांटिटी निकल के आई, बिकॉज इट कंसिस्ट आई कैप जे कैप के कैप, निकल आया। तो सिंपल कर्ल निकालने का तरीका क्या है सर, एक डिटर्मिनेंट को ओपन करना है जिसमें फर्स्ट रो विल बी द आई कैप जे कैप के कैप, सेकंड रो विल बी द कंपोनेंट ऑफ डेल ऑपरेटर एंड थर्ड रो विल बी द कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर। तो जो भी वेक्टर दिया उसके कंपोनेंट बेटा f1 f2 और f3 के फॉर्म में। उम्मीद है कि ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गई होगी। चलो सर ये तो सही है। इससे मिलता जुलता कोई थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देखें बेटा। अब थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, लाइए पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है सर, वेक्टर v इक्वल्स टू दिस वन देन फाइंड कर्ल ऑफ वेक्टर v। सबसे पहले कर्ल निकालना है, सेकंड पार्ट उसके बाद में देखेंगे। तो बेटा सबसे पहले कर्ल ही निकाल लेते हैं, प्रैक्टिस तो करनी है। तो सोल्यूशन ऑफ पार्ट 1 बेटा, कर्ल ऑफ वेक्टर v, तो आप कह सकते हो डेल ऑपरेटर इनटू वेक्टर v, और बेटा वही चीज है डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई। थोड़ा दूर दूर लिखते हैं भाई इसको, पहले ये वाला कंपोनेंट ही लिख लेते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xz, सेकेंड कंपोनेंट इज xz माइनस xy माइनस yz एंड थर्ड कंपोनेंट इज z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इधर क्या है सर, डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड, और ये है आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है, अब बेटा सीधे सीधे इसको डायरेक्टली ओपन कर लेना है। तो आई कैप यहाँ पे देखो, इसके साथ करेंगे तो वाई के उसमें कुछ है ही नहीं, 0, और यहाँ जेड के फॉर्म में सर माइनस एक्स, यहाँ बेकार हो गया, यहाँ पे प्लस वाई हो जाएगा ये, क्योंकि जेड का डिफरेंशिएशन 1। अच्छा जी,
माइनस जे, अब माइनस जे में हाइड सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो, तो बेटा x के रिस्पेक्ट में देखेंगे 2x और उधर से z के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो माइनस 2x ही आ जाएगा क्योंकि z का तो 1 हो गया। आई होप इतना तो क्लियर ही है। और प्लस k कैप, हाँ जी k कैप के साथ सर x के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो z माइनस वाई हो जाएगा, z माइनस वाई और माइनस, अब बेटा y के रिस्पेक्ट में देखें तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 2y। अब बेटा इसको पूरा अगर सॉल्व करके देखें तो ये आया कितना सर, वही आ गया जो हमें चाहिए था। देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है y माइनस एक्स आई कैप और प्लस 0 जे कैप और उधर से क्या आ जाएगा सर प्लस z माइनस वाई, सॉरी सर ये z प्लस वाई होगा शायद, z प्लस वाई के कैप। लो जी निकल आया कर्ल ऑफ वेक्टर v। पहला पार्ट तो आसानी से हो गया। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है इसको देखते हैं। कह रहे हैं सर ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स गिवन बाय कर्ल v एट ए एंड पॉइंट बी, एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। तो बेटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो कॉस थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डॉट प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट। बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेक्टर ले लेते हैं, लेट वेक्टर ए, पॉइंट ए पे जो निकालना है उसको मैंने लिख लिया कर्ल ऑफ वेक्टर v एट पॉइंट ए, और ए पॉइंट आपको क्या दिया है 1 2 और -3। अच्छा जी, एंड वेक्टर बी को ले लिया है कर्ल ऑफ वेक्टर बी, कर्ल ऑफ वेक्टर बी एट पॉइंट बी। अब पॉइंट बी पे क्या है सर, ये है 2 3 और -2, 2 3 और -2। चलिए इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। बेटा इन पॉइंट्स की वैल्यू डालिए और देखिए कितना आ रहा है सर, 2 - 1 ये वाला आ जाएगा 2 - 1 आई कैप और प्लस, सीधे सीधे लिख दें, नहीं चलो सीधे नहीं लिखते हैं, पहले एक बार पूरा कर लेते हैं, और प्लस बेटा z प्लस वाई, z प्लस वाई का मतलब हो गया -3 प्लस 2 के कैप। अब इसको एक काम करें बेटा, जगह भी चाहिए, एक ही पन्ने पे निपटाना है तो आपको पॉइंट्स डालने के बाद पता चल जाएगा 2 - 1 ये आई कैप हो गया प्लस 0 जे कैप और -3 प्लस 2 तो माइनस के, इतना ठीक। अच्छा और ऐसे ही बेटा दूसरे वाले में जब देखते हैं तो 3 - 2 मतलब कि आई कैप प्लस 0 जे कैप, 3 - 2 0 जे कैप, और z प्लस वाई, बेटा z प्लस वाई में z प्लस वाई तो प्लस के कैप हो गया आपकी बार। लो जी दोनों वेक्टर्स आपके मिल गए बेटा, ये हैं। अब दोनों के बीच का एंगल देखना है तो सबसे पहले बेटा डॉट प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, तो a डॉट बी से देख लेते हैं एंगल के लिए। पहले मैं a डॉट बी निकाल ही लेता हूँ, आई कैप प्लस 0 जे कैप और माइनस के कैप, और बेटा डॉट प्रोडक्ट ये है आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, यहाँ पे हो जाएगा आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 0 और बेटा ये -1 0। सर ए डॉट बी 0 आ गया, दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या कह रहे हैं, ऑल्सो फाइंड द एंगल। अच्छा बेटा वेक्टर एंड वेक्टर बी आर एट एंगल, बेटा क्या एंगल है, डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है सर 90 डिग्री पर, जब दोनों परपेंडिकुलर हों तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो वेक्टर एंड वेक्टर बी आर एट एंगल 90 डिग्री या मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई होगी। सर ये भी सही है, देखो दूसरे का आंसर आ भी रहा था 90 डिग्री, तो यहाँ तक की बातें सही हो गई। एक और नया क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा प्रूफ करने से रिलेटेड है, हल्का ही क्वेश्चन है लेकिन देख लेते हैं, एग्जाम में एक दो बार ये सेकंड वाला पार्ट तो आया हुआ है। देखो इफ a is a constant vector and r is a 3-dimensional radial vector then prove that divergence of r cross a बराबर 0 and curl of r cross a equals to -2a। चलो देखें भैया कैसे प्रूव करेंगे। तो बेटा पहले वाले के लिए एक काम करते हैं, लेट a कांस्टेंट वेक्टर है तो हमने इसको, याद है हमने डे 1 को आपको कांस्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन बताई थी सर, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो जाए, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, दैट वेक्टर इज कॉल्ड कांस्टेंट वेक्टर। यस सर। अच्छा और यहाँ पर ये है 3-डायमेंशनल रेडियल वेक्टर, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये दोनों चीजें हैं। अब आर क्रॉस ए पहले निकाल लेते हैं हम लोग, आर क्रॉस ए जिस ऑर्डर में लिखा है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको पता है फर्स्ट कंपोनेंट आर आई जे के, आर का कंपोनेंट है सर एक्स वाई और जेड, ए के कंपोनेंट्स हैं A1 A2 A3, इस क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग क्या निकाले जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो लाइए क्रॉस प्रोडक्ट आया कितना सर, ये आ गया YA3 माइनस ZA2 और माइनस J, हाँ जी फिर इसको ऐड करते हैं सर XA3, ये हो गया XA3
और माइनस ZA1 और प्लस के है XA2 माइनस YA1। खैर R क्रॉस A निकल आया। अब बेटा इसी में आपको डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों निकालने हैं, तो लाइए इसका डाइवर्जेंस देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट बेटा डाइवर्जेंस ऑफ R क्रॉस A, तो बेटा ये एक वेक्टर है जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट की बात करूं तो इसको आप F1 देख सकते हो, इसको आप F2 देख सकते हो, इसको आप F3। तो बेटा डाइवर्जेंस निकालते समय तो याद है मैंने फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट बोला था, तो बेटा डेल डॉट, मान लो ये जो वेक्टर है पूरा आपने F वेक्टर लिख लिया इसको, तो बेटा डेल डॉट F वेक्टर आपको चाहिए। तो डेल डॉट F में आपको डेल ओवर डेल एक्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, डेल ओवर डेल वाई ऑफ सेकंड कंपोनेंट, डेल ओवर डेल जेड ऑफ थर्ड कंपोनेंट। क्या होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड कंपोनेंट? सर ये वाला फिर से लिखना पड़ेगा, हे भगवान कितनी थकान लग रही है। YA3 माइनस ZA2। बेटा अगले में देखें, ये देखो यहाँ पर सर माइनस के साथ लिखना, हाँ यही बात मुझे आपको बतानी थी। ZA1 माइनस XA3, क्योंकि ये माइनस अंदर भी जाएगा, और ये है XA2 माइनस YA1। बेटा अलग अलग डिफ्रेंशिएशन, क्या यहाँ कहीं x है? नहीं है सर x। 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0। देखो इसमें कहीं y नहीं है, इसमें कहीं z नहीं है, तो पूरा 0 हो गया। प्रूफ कर दिया आपने पहला वाला पार्ट, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर R क्रॉस A इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ऐसे ही बेटा दूसरा, अब मुझे चाहिए कर्ल ऑफ वेक्टर R क्रॉस A। तो एक्चुअल में बेटा मैं कर्ल निकालना चाहता हूँ वेक्टर F का, जहां मैंने वेक्टर F आपको दे ही दिया। एक काम करें, आंसर सेम कलर के पेन से लिखेंगे तो फील आता है कि हमने क्वेश्चन को ढंग से किया है। 0 ये तो हो गया पहला। अब दूसरा बेटा कर्ल निकालना है, तो कर्ल निकालते समय आपको डिटर्मिनेंट निकालना होगा किसके साथ? सर सेकंड रो तो हम डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड चाहिए, क्योंकि डेल ऑपरेटर के कंपोनेंट ये रहे। और बेटा फर्स्ट रो विल बी आई कैप, जे कैप, के कैप एंड वेक्टर एफ के कंपोनेंट। सर वो वेक्टर एफ के कंपोनेंट F1 F2 F3 दिए हुए हैं। YA3 माइनस ZA2, बस इसी में थोड़ा टाइम लगना है। ZA2 YA3 माइनस ZA2, फिर ये हम यहाँ पे क्या है सर ZA1 माइनस XA3, और यहाँ तीसरा कंपोनेंट है XA2 माइनस YA1, XA2 माइनस YA1। चलिए अब इसको देखते हैं कितना आ रहा है। सर आई कैप के साथ देखेंगे, आई कैप इसको और इसको आपस में मिला दो तो सर ये y के रिस्पेक्ट में माइनस A1 आएगा, और इधर बेटा z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस A1 और माइनस j। हाँ जी, अब बेटा j, अब यहाँ पे इसको हाइड कर दो, हाइड कर दो तो A2 आ जाएगा और प्लस A2 आ जाएगा। सर ये आ जाएगा A2 प्लस A2 और प्लस के कैप। आप देखना यहाँ A3 प्लस A3 आएगा डिटर्मिनेंट को ओपन करने के बाद, इतना तो आ ही रहा होगा बेटा। यहाँ पे माइनस और यहाँ लिख दिया 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप। तो इस तरह से हमारा निकल के आ गया माइनस 2 टाइम्स वेक्टर A, माइनस 2 टाइम्स वेक्टर A। लो जी प्रूफ हो गया, दोनों चीजें जो चाहिए थी। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर R क्रॉस A इक्वल्स टू 0, कर्ल ऑफ वेक्टर R क्रॉस A इक्वल्स टू माइनस टाइम्स 2A, माइनस 2A 2 टाइम्स A वेक्टर। ठीक है बेटा, अगला टॉपिक हमने आपसे कहा था कि पहला आपको हम कर्ल पढ़ाएंगे, दूसरा हम आपको पढ़ाएंगे स्केलर पोटेंशियल। तो अब ये स्केलर पोटेंशियल होता क्या है भाई? स्केलर पोटेंशियल, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। स्केलर पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? बेसिक बातें कुछ लिखी हुई है बस, जिससे कि हम प्रोसीजर जान पाए। क्या हमको टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट पता है? बेटा लेक्चर 1 को सिखाया था मैंने, सॉरी लेक्चर 2 में जब मैं ग्रेडियंट पढ़ा रहा था, ग्रेडियंट को मैंने प्रूफ कराया था कि वाई ग्रेड ऑफ फाइव विल बी डिनोटेड एज ग्रेड डेल फाइव। बेटा उसमें मैंने टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपको लेक्चर 2 वेक्टर सीरीज की जो लेक्चर 2 है उसमें बता रखा है। उम्मीद है कि आपको याद होगा। स्केलर पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है डेफिनेशन। बेटा कभी कभी आपका वेक्टर इररोटेशनल होता है ना, कर्ल उसका 0 आएगा तो बेटा वो इररोटेशनल हो जाएगा। तो जब आपका बेटा वेक्टर इररोटेशनल वेक्टर हो तो एक स्केलर फंक्शन फाई ऐसा जरूर एग्जिस्ट कर जाता है जहां ग्रेड फाई की वैल्यू वेक्टर एफ के इक्वल आती है। क्या कह रहे हैं? फिर से देखो, हमने कहा कि जब कभी बेटा वेक्टर एफ आपका इररोटेशनल होगा, इररोटेशनल या कंजर्वेटिव, देन देयर एग्जिस्ट अ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई। बेटा एक ऐसा स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसमें कि वेक्टर एफ की वैल्यू ग्रेड फाई के इक्वल हो जाती है, ऐसा जरूर हो जाता है। अच्छा सर ये क्या मतलब डेफिनेशन की तरह देखना है? हाँ, तो बेटा इसको ना एक हल्के अंदाज में लिखें, ऐसी लैंग्वेज में फील नहीं होता। कह रहे हैं इफ
कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इक्वल्स टू 0 वेक्टर, then there exists scalar function, there exists scalar function phi, there exists scalar function phi such that बेटा ग्रेड फाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है सर, वेक्टर एफ के इक्वल हो जाती है। इस चीज को बेटा आप याद रख सकते हैं कि जब कर्ल एफ आपका 0 वेक्टर होगा तो ग्रेड फाई की वैल्यू वेक्टर एफ के इक्वल होगी या वेक्टर एफ इक्वल टू ग्रेड फाई होगा। यहाँ पे फाई को क्या बोला जाता है, एक स्केलर फंक्शन है जिसका नाम रखा हुआ है स्केलर पोटेंशियल, है ना। तो वेयर फाई इज कॉल्ड स्केलर पोटेंशियल, बस तो इतना ही ध्यान रखना था। वेयर स्केलर फंक्शन फाई इज कॉल्ड स्केलर पोटेंशियल। तो पहले तो कोई डेफिनेशन पूछे तो ये रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि बेटा स्केलर पोटेंशियल हम क्वेश्चंस में कैसे निकालेंगे। चलो डेफिनेशन से मान लिया कि कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इक्वल्स टू 0 वेक्टर, देयर एग्जिस्ट अ स्केलर फंक्शन नोन एज स्केलर पोटेंशियल वेयर ग्रेड ऑफ फाई विल बी इक्वल्स टू वेक्टर एफ, इतना होगा। अब लेकिन बेटा इसका प्रोसीजर क्या होगा निकालने का, तो मैं प्रोसीजर आपको दिखा रहा हूँ। देखो लिखा है प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग स्केलर पोटेंशियल। अब वेक्टर एफ है तो हम उसे f1i f2j f3k के फॉर्म में ले सकते हैं और सच दैट हमने कर्ल एफ को 0 वेक्टर लिया हुआ है, क्योंकि बेटा तभी तो स्केलर पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। अब कर्ल एफ अगर 0 वेक्टर है, कह रहे हैं वी कैन टेक एफ बराबर ग्रेड फाई वेयर फाई इक्वल्स टू फाई एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी। इतना सही है यहाँ तक? अच्छा सर ये बात भी सही है। एक चीज और जान जाते हैं बेटा, अगर f इक्वल्स टू ग्रेड फाई है, ये जो आपने f इक्वल्स टू ग्रेड फाई है, यहीं से हम फाई निकालने का प्रोसीजर आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि आपको एक दो बातें और पता चल जाए। बेटा यहाँ पे फाई इक्वल्स टू इतना एंड वेक्टर r अगर देखा जाए तो क्या होता था, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब मुझे बताओ डी आर वेक्टर क्या होता था, डे 1 को पढ़ाया था लेक्चर 1 में। सर डी आर वेक्टर तो सिंपल हो जाएगा, डी एक्स टाइम्स आई कैप प्लस डी वाई टाइम्स जे कैप और प्लस डी जेड टाइम्स के कैप। ये है बेटा आपका डी आर वेक्टर, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। चलो इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी अभी देखते हैं, इसकी नीड यहाँ पढ़ने जा रही है। बेटा ये लिखा हुआ एफ वेक्टर इक्वल्स टू ग्रेड फाई, और वी कैन से दैट ग्रेड फाई इक्वल्स टू वेक्टर एफ। बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ डी आर वेक्टर से। इक्वेशन में दोनों तरफ अगर एक जैसा काम किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बताइए। हाँ सर आपने ना ग्रेड फाई डॉट डी आर और एफ डॉट डी आर बराबर बात एक ही है। अब मुझे बताओ ग्रेड फाई डॉट डी आर को अगर मेरे को लिखना हो तो कैसे लिखूंगा। सर आप लिखोगे आई कैप डेल ओवर डेल एक्स, जे कैप डेल ओवर डेल वाई और के कैप डेल ओवर डेल जेड और डॉट। अब मुझे बताओ डी आर वेक्टर क्या है। सर अभी तो आपने बताया डी एक्स इंटू आई कैप प्लस डी वाई इंटू जे कैप और प्लस डी जेड इंटू के कैप। ये मैंने डी आर वेक्टर आपके लिए लिख दिया और इक्वल्स टू, अब बेटा एफ डॉट डी आर है तो एफ डॉट डी आर का क्या करें। सर एफ डॉट डी आर में बेटा एफ ये रहा और डी आर ये रहा, क्या डायरेक्टली आप इसका डॉट प्रोडक्ट बता सकते हो। सर एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जेड, डॉट प्रोडक्ट तो आई कैप आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के से होता है। तो बेटा यहाँ पे आपके पास थोड़ा जल्दी लिखने के लिए f1 dx और इधर मैंने लिख दिया f2 dy और प्लस लिख दिया f3 dz। बताइए राइट हैंड साइड ठीक है, ये f डॉट डी आर की वैल्यू वो लिखी हुई है। अब इसको रीअरेंज करना है तो बेटा ये वाली चीज क्या होगा, सर ये फाई भी लगाओ यहाँ पर सब जगह फाई, हाँ और ये फाई। अब बेटा इसमें भी आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के की वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई और प्लस डेल फाई बाई डेल जेड इंटू डी जेड। बेटा लेफ्ट हैंड साइड तो ये रही और राइट हैंड साइड आपने बताई दी मुझे एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई और प्लस एफ थ्री डी जेड। अब क्या फायदा हुआ इससे, सर फायदा ये हुआ कि ये वाला लेफ्ट हैंड साइड टोटल डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट है, बिकॉज फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी फाई, सर डी फाई विल बी इक्वल्स टू डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई, डेल फाई बाई डेल जेड इंटू डी जेड। तो बेटा यूजिंग टोटल डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट इन लेफ्ट हैंड साइड, नाउ using total derivative concept in left hand side we get, हाँ जी क्या मिल जाएगा टोटल डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट इन लेफ्ट हैंड साइड।
सर ये हमारा हो जाएगा डी फाई, और राइट हैंड साइड में कुछ नहीं, ये रहा f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz। बेटा यहाँ पे हम दोनों तरफ इंटीग्रेट अगर कर दें इस चीज़ को, तो बेटा इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और इसको पूरे को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो होगा क्या, फाई की वैल्यू, बेटा ये वाला देखो इंटीग्रेशन आ गया f1 dx। एक काम करो, वहाँ इंटीग्रेशन नहीं लगाते हैं, आपको थ्योरम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है तो यहाँ नहीं लगाते। तो बेटा जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ से फाई आ जाएगा, और इंटीग्रेटिंग f1 dx प्लस f2 dy और प्लस f3 dz। अच्छा, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहा है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग फाई। वो जो स्केलर फंक्शन फाई है उसको निकालने का प्रोसीजर आपको पता चल गया। ये है बेटा वो प्रोसीजर। हम सामने से हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे कि आप देखो मैं सामने से हटा हुआ हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो भैया देखें अब, ठीक है, ये थोड़ा सा जुगाड़ लगा करके काम चला लिया हमने। चलो आप रिपीट मोड में बार बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या किया जा रहा है। चलो अब इसकी हेल्प से बेटा मेन है कि स्केलर पोटेंशियल निकालना है। फाई निकालने का प्रोसीजर बहुत बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाई निकालिए, कैसे निकलेगा। अब वेक्टर फील्ड एफ इज गिवन एज दिस वन, वेक्टर एफ बेटा आई कैप और जे कैप, के कैप है ही नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, सो दैट वेक्टर एफ इज इररोटेशनल, ठीक है, प्रूफ कर देंगे। ऑल्सो फाइंड स्केलर पोटेंशियल। बेटा अगर इररोटेशनल प्रूफ करना है तो देखो सोल्यूशन में आपको क्या करना होगा, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ निकालना होगा। कर्ल ऑफ वेक्टर एफ को डेल क्रॉस एफ, अगर बेटा उस तरीके से ही देखना चाहो, डेल एक्स और डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, तो यहाँ पे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ये तो पहला वाला हो गया। अब बेटा थोड़ा दूरी बना के लिखते हैं, और यहाँ पे दूसरा वाला है माइनस 2xy माइनस वाई, और ये है डेल ओवर डेल वाई, और दिस इज डेल ओवर डेल जेड। तो ये जीरो कैसे आ गया, आप इसको बेटा जीरो इंटू के कैप लिख सकते हो, है ना, तीसरा कंपोनेंट है ही नहीं। और इधर आपको मालूम है कि फर्स्ट रो इज आई कैप, जे कैप और के कैप। बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0i प्लस 0j प्लस 0k बराबर 0 वेक्टर। सो वेक्टर एफ इज इररोटेशनल। बेटा कंफर्म हो गया कि वेक्टर एफ आपका इररोटेशनल हो गया। पहला लाइन तो आराम से प्रूफ हो गया। अब समस्या है कि दूसरी वाली लाइन कैसे प्रूफ की जाएगी। बेटा उसी पे दिमाग लगाना है बस, कि दूसरी वाली लाइन कैसे प्रूफ करेंगे। सोचो जरा इसमें कैसे करा, अभी प्रोसीजर सिखाया था आपको। ये वीडियो पॉज हो गया क्या? हेलो 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 हेलो। हाँ अब सही है। मुझे वीडियो फ्रीज हो गया था बेटा अचानक से। खैर, तो सोच पाए, नहीं सोच पाए? चलो हम ही सोच के दिखा देते हैं। सर सबसे पहले तो ये वाला जीरो कैसे लिख रहे हो आप? चलो मैं बता देता हूँ बेटा जीरो कैसे लिख रहा हूँ। देखो जीरो जीरो तो है, यहाँ पर अगर देखा जाए के कैप के साथ, सर ये एक्स के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा तो माइनस 2y है, और इधर देखा जाएगा तो माइनस 2y है, एक माइनस और होगा तो प्लस 2y हो जाएगा। तो ये जीरो वेक्टर आ गया। तो वेक्टर एफ आपका इररोटेशनल आता हुआ दिखाई दिया। अब बेटा हमें स्केलर पोटेंशियल देखना है, तो सेकंड पार्ट बेटा उसी स्केलर पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से, सेकंड पार्ट, सिंस कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, so there exists scalar function phi such that vector f equals to grade phi, वेक्टर एफ इक्वल्स टू ग्रेड फाई, वेयर बेटा मैंने फाई निकालने का तरीका बता दिया है आपको, f1 dx प्लस f2 dy और प्लस f3 dz, याद है अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये वाली चीज। अच्छा सर कैसे, लाओ दिखा देता हूँ कैसे दिखाया था, अभी मैंने शायद प्रूफ करके दिखाया था बेटा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये प्रूफ हुआ होगा, ये देखो ये प्रूफ करा था कि फाई की वैल्यू f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz है, वेयर phi1 phi2 phi3 आर दी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंपोनेंट्स ऑफ योर गिवन वेक्टर। दिए हुए वेक्टर के बेटा फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंपोनेंट है वो। हाँ सर बात तो सही है। तो आप सीधे सीधे डायरेक्टली आप पूरा नहीं लिखना है, सीधे फाई को इंटीग्रेट करना है। f1 क्या है सर, f1 के लिए पूरा लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स dx और प्लस f2 की जगह सर माइनस 2xy और माइनस y dy
और प्लस आगे तो जीरो ही है, जीरो f3 की वैल्यू जीरो है तो जीरो dz लीजिए, जीरो dz और प्लस c। अब किसी तरीके से अगर हम इसे इंटीग्रेट कर ले गए, बस बेटा यहाँ इंटीग्रेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को, है ना, पर आपको नहीं आएगी, मैं आपको ट्रिक सिखा दूंगा। आप ये बताइए क्या x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा सकता है? यस सर। y को x के रिस्पेक्ट में किया जा, सॉरी y को y के रिस्पेक्ट में किया जा सकता है। प्रॉब्लम होती है बेटा वी कैन नॉट इंटीग्रेट x विद रिस्पेक्ट टू y एंड y विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो यहाँ पे समस्या किस में नहीं आ रही है वो मैं दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर dx में कोई समस्या नहीं है, ठीक। समस्या जिसमें नहीं है उसको एक साथ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस, और बेटा ये माइनस वाई डी वाई। देखो वाई को वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। प्रॉब्लम है कि वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे करें, माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस टू एक्स वाई, माइनस टू एक्स वाई, और बेटा ये लिखा हुआ है डी वाई। ये है समस्या कि इसमें डिफरेंशिएशन होने में दिक्कत है। वी कैन नॉट इंटीग्रेट, सॉरी डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ मैं गलती से, वी कैन नॉट इंटीग्रेट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पे कोई समस्या नहीं थी इसमें, तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके काम चला लेंगे। देखो एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर बाई टू, वाई का डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर बाई टू। प्रॉब्लम इसमें है माइनस वाई। अब बेटा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा ब्रैकेट में, ये किस चीज़ का डिफरेंशिएशन है अगर हम देख पाएँ तो मैं ही बता देता हूँ, वाई स्क्वायर के साथ डी एक्स है और प्लस बेटा हमने एक्स लिखा है और यहाँ लिख दिया है टू वाई डी वाई। क्या मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता था? बस इतना बताओ बेटा। यहाँ पे देखो ये जो टू एक्स वाई डी वाई है, मैंने वाई स्क्वायर के साथ डी एस लिखा है और यहाँ पे मैंने एक्स अलग लिख लिया, टू वाई डी वाई लिखा हुआ है। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, फाई इक्वल्स टू आपके सामने आ गया एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू। अगर बेटा मैं आपसे पूछूं माइनस डेरिवेटिव ऑफ, ये डेरिवेटिव है एक्स वाई स्क्वायर का और प्लस सी। अच्छा यहाँ इंटीग्रेशन अभी हुआ नहीं है बेटा, हाँ अभी इंटीग्रेशन रखना है इसको, ये अभी इंटीग्रेशन चल ही रहा है बेटा, ये इंटीग्रेशन चल रहा है। अब बताओ बाकी तीन तो इंटीग्रेशन हो गए थे, ये वाला अभी नहीं हुआ था। देखो प्रोडक्ट फॉर्मूले से देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर टू वाई डी वाई लिखा हुआ है। अब बेटा सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक काम करते हैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई स्क्वायर सर फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो बेटा इसको x लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे टू वाई डी वाई और प्लस वाई स्क्वायर और ये लिख देंगे dx। तो देखो वाई स्क्वायर dx और x टाइम्स टू वाई डी वाई वो है, उसको हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई स्क्वायर लिख सकते थे। यस सर, बस असली खेल यही था। यहाँ वाली चीज क्लियर है तो काम बन जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू। ये बेटा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खत्म हो गया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी। लो जी स्केलर पोटेंशियल आ गया आपका, यही आपका आंसर है ना। और यहाँ सिंस करके लिख देते हैं। देखा स्केलर पोटेंशियल निकालने के लिए आपको केवल ये इंटीग्रेट करना है f1 dx, f2 dy, f3 dz को, मतलब इस फॉर्मूले से बेटा वो स्केलर पोटेंशियल आपका निकल आएगा, बशर्ते कर्ल आपका जीरो होना चाहिए। एक प्रोसीजर देख लिया हम लोगों ने, चलो इसी प्रोसीजर को बेटा एक और क्वेश्चन में रिपीट करते हैं और फिर ये टॉपिक फिनिश कर देंगे। यहाँ तक आपका बेटा कर्ल तक चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर आगे वेक्टर इंटीग्रेशन है, आगे फिर कुछ समय बाद बेटा वेक्टर इंटीग्रेशन की सीरीज भी आ जाएगी। अभी तुरंत ही आएगी, हो सकता है एक दो दिन का डिले हो जाए, लेकिन वो भी आएगी जिसमें ग्रीन्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम हमें पढ़ानी है। फिलहाल इसको देखते हैं कि यहाँ क्या करने जा रहे हैं। बेटा कह रहे हैं सो दैट वेक्टर एफ इक्वल्स टू इतना इज इररोटेशनल। तो सबसे पहले इसको इररोटेशनल प्रूफ करना है, तो सॉल्यूशन में बेटा कैसे करेंगे, पहले पार्ट का कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इक्वल्स टू डेल क्रॉस वेक्टर एफ। बेटा वही चीज है, यहाँ पे 6xy प्लस जेड क्यूब, यहाँ पे लिखा है 3x स्क्वायर माइनस जेड और इधर लिखा है 3xz स्क्वायर माइनस वाई। ये है आपका डेल ओवर डेल एक्स, ये है आपका डेल ओवर डेल वाई, ये है आपका डेल ओवर डेल जेड, ये है आई कैप जे कैप और के कैप। इतना ठीक हो गया। चलो अब क्या करें बेटा, सिंपल इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, पूरा देख ही लेते हैं भाई, आई कैप करके दिखाना है क्या। यहाँ पे वाई है, हाँ सर है -1,
क्या यहाँ पे z है तो लेकिन वो +1 हो जाएगा माइनस जे कैप। अब बेटा इसको हाई कर देते हैं x, यहाँ पे x है तो ये हो जाएगा 3z² और इधर से z³ है तो सर -3z²। टीचर बेटा ये सब देखेंगे कि आप ये स्टेप फॉलो कर रहे हो कि नहीं। अब जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में ना स्टेप मार्किंग होती है। अब बेटा यहाँ पर भी y का 1 हो जाएगा तो -6x। सब कटपिट करके इस तरह से क्वेश्चन बना के दिया गया है। तो 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप बराबर 0 वेक्टर। कंफर्म हो गया कि वेक्टर f आपका इररोटेशनल है, बिकॉज कर्ल f इज कमिंग आउट टू बी 0 वेक्टर। इतना तो सही है बेटा। अब हमें चाहिए स्केलर पोटेंशियल। तो बेटा स्केलर पोटेंशियल के लिए क्या किया जाए, सेकंड पार्ट के लिए सर स्केलर पोटेंशियल के लिए सिंस कर्ल ऑफ वेक्टर f इक्वल्स टू 0 वेक्टर, सो देयर एग्जिस्ट स्केलर पोटेंशियल फाई, देयर एग्जिस्ट स्केलर पोटेंशियल फाई सच दैट grade phi equals to vector f, where phi can be calculated as integration f1 dx प्लस f2 dy और प्लस f3 dz। इस तरह से निकल आता है। तो बेटा बस इंटीग्रेशन करना है हमको इन सब कंपोनेंट्स का। लाइए इसी लाइन में आगे बढ़ाते हैं। f1 क्या है सर 6xy प्लस z³ dx और प्लस आगे है सर 3x² y माइनस z dy और फिर क्या है प्लस 3xz² माइनस y और dz। बेटा ये हमारा इंटीग्रेशन अगर हम कर ले गए तो काम बन जाएगा। मैं अब वीडियो को पॉज करिए बेटा जल्दी से, और पॉज करके जरा देखिए तो इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो मैंने तुरंत ऑब्जर्व करा दिया था। अब की बार बेटा आप जरूर पॉज कर लो वीडियो को, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन हम ही करा देंगे तो फायदा क्या होगा। एक बार पॉज करो 2 मिनट के लिए, फिर देखेंगे। मान नहीं रहे हो ना, पॉज कर नहीं रहे हो, मुझे पता है बेटा। पॉज कर लो, फिर बता रहा हूँ, तभी मजा आएगा आगे। चलो देखते हैं, हम ही बता देते हैं। उम्मीद है कि पॉज कर लिया होगा आपने। ऑब्जर्वेशन करना है, ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन करें जिससे कि ये इंटीग्रेट हो जाए, वरना x का इंटीग्रेशन y और z के रिस्पेक्ट में नहीं हो पाएगा, y का इंटीग्रेशन z और x के रिस्पेक्ट में नहीं हो पाएगा। लेकिन रीअरेंज करके हो सकता है। ये लिखा है 6xy और dx लिखा है, 6xy और dx लिखा हुआ है। बेटा यहाँ पे अगर इस 3x² को एक साथ ले लें तो देखो क्या बनने जा रहा है। मैं कलर भी बेटा अलग अलग ले लेता हूँ। तो पहले वाले में लिखा है 6xy dx प्लस 3x² dy, ऐसा मैंने कुछ ले लिया, ठीक है। और प्लस अब अगले में कलर भी चेंज करके दिखाता हूँ। बेटा यहाँ पर आपको देखो z³ dx दिख रहा है, z³ dx, और यहाँ पे 3xz² dz दिख रहा है। तो एक काम करो, इसको ले लेते हैं अगले में z³। देखो z³ dx प्लस 3xz² dz, ये हो गया। और एक बार ग्रीन मार्कर भी ले लेते हैं। बेटा हम क्या करेंगे, इस z को और इस y को एक साथ ले लेंगे, माइनस ब्रैकेट लगाकर सर z dy प्लस y dz, z dy प्लस y dz। ये जाकर के हमारा बेटा इंटीग्रेशन अब जाकर के हो रहा है, और प्लस c, और इधर भी कलर चेंज ही रखो, ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट हो गया और इंटीग्रेशन। हाँ जी। अब बेटा इसमें ऑब्जर्वेशन कर पाओगे क्या, शायद इसमें ऑब्जर्वेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेटा ये किसका डिफरेंशिएशन है, सोचो। सर एक तो y का डिफरेंशिएशन है ही, और 3x² लिखा हुआ है, 3x² लिखा हुआ है, तो किसका लिखा जाए सर, y तो ऐसे ही रहने दो, मतलब y तो है ही, और साथ में x³ है शायद। क्यों सर x³ है, नहीं सर 3x² है, तो 3x² हो गया और 6x हो जाएगा। अच्छा ठीक है, x²y, बेटा 3 ही ले लेते हैं इसमें। डेरिवेटिव ऑफ 3x²y, देखो जब हम फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन करेंगे तो ये आएगा, और सेकंड फंक्शन y और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन करेंगे तो 6x आ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, प्रॉपरली लिख करके दिखाते हैं, वरना फील नहीं आएगा। बेटा यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको y टाइम्स 6x dx, 6x dx प्लस 3x² टाइम्स dy, ठीक है। ये पहला वाला ब्रैकेट हो गया। इसी तरीके से बेटा इस दूसरे ब्रैकेट में भी जरा देखेंगे कितना आएगा। तो यहाँ पे सर z³ dx है ना,
तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, जेड क्यूब डी एक्स प्लस एक्स टाइम्स और 3z² और डी जेड, 3z² डी जेड, ऐसे ही रहने देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, और बेटा इसमें डेरिवेटिव ऑफ वाई जेड फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन, तो बेटा आप करो जेड वाई लिख लो इसमें और प्लस सी। अब वन बाय वन देखेंगे एक एक चीज है कि नहीं। पहले थर्ड वाले को देखते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन, देखो जेड इंटू डी वाई प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन और फर्स्ट फंक्शन तो वाई इंटू डी जेड, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलो इसमें देखते हैं बेटा ये किसका डिफरेंशिएशन है, लाओ इसको निपटा लेते हैं भाई एक साथ। पहले तो बेटा ये डेरिवेटिव ऑफ 3x² वाई है, पूछो क्यों। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के नजरिए से देखो, देखो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन y है, डिफरेंशिएशन और फर्स्ट फंक्शन 3x² का डिफरेंशिएशन 6x dx प्लस यहाँ पर भी डेरिवेटिव बेटा ये किसका है सर, ये जेड क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन, और जेड क्यूब का डिफरेंशिएशन 3z² dz और प्लस डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी सर ये माइनस होगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ वाई जेड और ब्रैकेट क्लोज लो। आई थिंक ये बेटा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑपरेशंस, तो बस यहाँ पर डिफरेंशिएशन खत्म हो गया और केवल आंसर ही बचा, और आंसर वही आएगा बेटा जो आपसे पूछा गया है। देखो आ गया 3x² वाई और प्लस जेड क्यूब एक्स और माइनस वाई जेड, ये आएगा। देखो 3x² वाई एक्स जेड क्यूब माइनस वाई जेड प्लस सी, अच्छा प्लस सी भी लिख देते हैं, प्लस सी। आपने देखा ये इंटीग्रेशन करने में सारा दिमाग लगाना है जब स्केलर पोटेंशियल आ जाए। मैंने बेटा जानबूझ के दोनों टफ क्वेश्चंस आपके सामने रखे, वरना जब एग्जाम में क्वेश्चन आते थोड़े इजी ही आते हैं, है ना। ये वाला जो इंटीग्रेशन होता है ना थोड़ा हल्का ही होता है, देख के ही पता चल जाता है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। मेन फॉर्मूला कहाँ निकला अगर देखा जाए तो सर, मेन फॉर्मूला आपने ना यहाँ बताया था, ये स्केलर पोटेंशियल फाई इस तरह से निकाल सकते हो आप, मतलब वेक्टर गिवन वेक्टर एफ जो कि इररोटेशनल वेक्टर है, उसके फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंपोनेंट को बेटा इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हो आप, तो यहाँ से स्केलर पोटेंशियल फाई निकल के आ जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमने क्या क्या देख लिया आज के लेक्चर में, बेटा लाओ यहाँ पे समरी दे करके अब इस लेक्चर को फिनिश किया जाए। देखो सबसे पहले तो हमने क्या देखा था सर, जब से डाइवर्जेंस अगर देख रहे थे तो डाइवर्जेंस में हो रहा था डेल डॉट वेक्टर एफ, अच्छा, और लेकिन बेटा कर्ल की बात करें तो कर्ल ऑफ वेक्टर एफ में आपको डेल क्रॉस एफ चाहिए था, डेल क्रॉस एफ रोटेशनल टेंडेंसी देखने से पता चल जाता है। अब बेटा इसमें ना सीधे फर्स्ट सेकंड थर्ड कंपोनेंट होता है, उसमें इंडिटरमिनेंट सॉल्व करना होता है। फिर उसके बाद बेटा अगली चीज आई थी कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ 0 आ गया था, तो क्या था, और कर्ल ऑफ वेक्टर एफ बेटा 0 वेक्टर आने पर सर यहाँ पर वेक्टर एफ सॉलिनॉइडल था, याद आ रहा है, हाँ सर। और इसमें बेटा वेक्टर एफ क्या है, इररोटेशनल, या बेटा उसको कंजर्वेटिव भी बोल रहे थे, इररोटेशनल वेक्टर। अच्छा सर ये तो ठीक है इररोटेशनल। उसके बाद बेटा अगला डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल आने के बाद बेटा ऐसे लिखा था इफ कर्ल ऑफ वेक्टर एफ, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ, बेटा नहीं नहीं नहीं, एक और काम की चीज यहाँ देखो हमेशा के लिए याद रखना, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर कितना सर 3, और कर्ल ऑफ वेक्टर आर इक्वल्स टू सर, कर्ल ऑफ वेक्टर आर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। अब आगे देखो छठे प्रॉपर्टी क्या थी, सिक्स्थ, सर ऐसा कुछ निकला था कि इफ कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इक्वल्स टू 0 वेक्टर देयर एग्जिस्ट फाई, it implies that there exists phi such that वेक्टर f इक्वल्स टू ग्रेड फाई, और यहाँ पे बेटा ग्रेड फाई निकलता कैसे, ग्रेड फाई वेयर फाई कैन बी कैलकुलेटेड बाई f1 dx प्लस f2 dy और प्लस f3 dz, और इसको हम कहते क्या है कि हमने स्केलर पोटेंशियल निकाल दिया। तो बेटा इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, इतना उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। सही है यहाँ तक की बातें। हाँ सर बेटा एक चीज और यहाँ पे समरी के फॉर्म में दे देता हूँ, आप ये बताओ अगर मान लीजिए इनपुट, मेरे को पूछना है इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, इनपुट और आउटपुट। चलिए बेटा सबसे पहले तो बताइए ग्रेडियंट निकालते समय इनपुट क्या था सर, स्केलर, और आउटपुट क्या मिलता है, वेक्टर। बेटा डाइवर्जेंस निकालते समय सर इनपुट था वेक्टर, और आउटपुट क्या मिल रहा था, स्केलर। बेटा कर्ल निकालते समय सर, कर्ल निकालते समय
इनपुट था वेक्टर और आउटपुट क्या मिल रहा था, वेक्टर। आउटपुट भी बेटा वेक्टर ही मिल रहा था, वेक्टर। अब मुझे बताओ डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते समय इनपुट भी बेटा स्केलर के फॉर्म में ही था। ग्रेड फाई का कंपोनेंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहलाता है, और यहाँ पर ये भी क्या होता है सर, ये स्केलर ही मिलता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। दोनों चीज स्केलर के फॉर्म में मिल जाती है आपको। यस सर ये सही है। तो बेटा ये इनपुट आउटपुट के नजरिए से समरी हो गई आपकी। हमने वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, फिर बेटा हमने ग्रेडियंट देख लिया, फिर हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव देखा, फिर हमने डाइवर्जेंस देखा, फिर हमने कर्ल देखा। इस तरह से 5 लेक्चर्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब वेक्टर में इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है, उसको भी बेटा जल्दी ही अपलोड करते हैं हम, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक की चीजें देख ली आपने। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे सीरीज को। ये है टेलीग्राम आईडी, और बेटा ये हमारी थैंक यू स्लाइड। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और बेटा सेमेस्टर एग्जाम में बस इसी तरह की चीजें पूछी जाती हैं, इतना पढ़ के चले जाओ, सेमेस्टर आपका निकल जाएगा। चलो बेटा ओके बाय बाय, टेक केयर।